नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि इस समय हम चल रहे हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में, यानी कि प्रैक्टिस सेट में। इससे पूर्व में हम कई प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं और आगे भी हम कंटिन्यू देखते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक भी कीजिए और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए, क्योंकि जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं उस तरह से हमें रिस्पांस बहुत कम मिलता है। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं, एकदम नवीन प्रश्न, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं या परीक्षाओं में आने की संभावना है वो प्रश्न हम आपके लिए लाते हैं। इसीलिए जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए। बात करें क्लास में आगे बढ़ने से पहले तो डीएस एकेडमी का पेड बैच भी चल रहा है। जो बच्चे टीजीटी और आपके पीजीटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या इसी के साथ में हमारे यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, एकदम नवीन प्रश्नों पर आधारित। कितना? तो इसमें जो पेपर है वो हमारा 125 प्रश्नों पर आधारित है। 50 टेस्ट पेपर हैं इस तरह, और आपके जो टोटल प्रश्न हैं वो 6250 प्रश्न बन रहे हैं। और इनके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9568802463। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका बहुत रामबाण है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को खुद को आंकना चाहते हैं, वो ये प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं एक साथ में। आंसर उनके पीछे दिए हुए हैं और त्रुटि रहित आपके जो है उत्तर हैं। जो आपके मूल किताबें हैं उनसे प्रश्न पत्र जो है आपका सेट किया गया है। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत नाममात्र शुल्क के साथ में आपको बैच दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही विस्तृत क्लासेज इस बार हमारी चल रही हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, इससे बढ़े आप प्रश्नों का स्कोर जरा शेयर करते रहिए कि आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न बने। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पे मिला है। लोकायतन, चिदंबरा, गीतहंस, ग्राम्य। ग्राम्य और गीतहंस तो आप काट ही सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो चिदंबरा पे कब, तो आपका 1968 ईस्वी का इनको पुरस्कार मिला था। पंत जी की बात कर ले तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, युगवाणी, लोकायतन, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है। आपको बताना है कि इन 4 कवियों में कौन तार सप्तक का कवि है। किसी अलग सप्तक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ तार सप्तक की बात हुई है। धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता। तो इसकी तार सप्तक की जो स्थापना है वो 1943 ईस्वी में हुई है। ठीक है, और इसके हर सप्तक में 4 सप्तक हैं, हर सप्तक में 7-7 कवि हैं। तो ये जो सप्तक है तार सप्तक, इसमें जो आपका सही विकल्प होगा अज्ञेय जी हैं। आप कहेंगे कि बाकी के में भी हैं, तो बाकी के अलग अलग सप्तक में है, यहाँ पे तार सप्तक की बात हुई है। दूसरा सप्तक, तीसरा और चौथे सप्तक की यहाँ पर बात नहीं हुई है। अगर तार सप्तक में बात करेंगे आप तो मुक्तिबोध हैं, मुक्तिबोध हैं, नेमीचंद्र जैन हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, प्रभाकर माचवे है, गिरजा कुमार माथुर हैं, रामविलास शर्मा जी हैं और आपके अज्ञेय जी हैं। तो ये आपके तार सप्तक में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि नई कविता से संबद्ध नहीं रहा है। यहाँ पे संबद्ध कीजिए। ठीक है, संबद्ध नहीं रहा है। कौन? कुंवर नारायण, नेमीचंद्र जैन, अजीत कुमार, दुष्यंत कुमार। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है नेमीचंद्र जैन, क्योंकि अभी हमने इससे पहले प्रश्न में बात की थी नेमीचंद्र जैन की, तो वो किस में थे, वो ये आपके तार सप्तक में है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अब क्लियर करते हुए चलिए, अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी पीछे किसी बच्चे को डाउट था कि प्रेममय, पहाड़ों में प्रेममय संगीत अज्ञेय की रचना है। नहीं बच्चे, वो रिपोताज जो विधा है
वो आपके उपेंद्र नाथ अश्क की ही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कभी आपको कोई डाउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउट क्लियर कीजिए। हो सकता है कि कभी हमसे ही फ्लो में उत्तर गलत हो जाता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? आपको बताना है कि इन 4 तत्वों में सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है प्रयोगवादी काव्य का, वो क्या होना चाहिए? मात्रिक छंदों की बजाय वर्णव्रतों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। तो इसमें जो आपका सही विकल्प रहेगा वो रहेगा सी विकल्प, नई नई राहों का अन्वेषण। ये प्रयोगवाद के अनुसार जो है प्रयोगवादी काव्य की मुख्य विशेषता है। अगर बात करें तो तार सप्तक में ये भी कहा गया है कि ये जो 7 कवि हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। यानी कि किसी एक राह के चलते 4 राहगीर नहीं है, उन्होंने अपने आप से राह खोजी है, ऐसा कहा गया है। तो इसलिए नई नई राहों का अन्वेषण इसमें सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं? आपको बताना है ये दोनों उपन्यास किसके हैं। तो ये प्रेमचंद, निराला जी, दिनकर जी या हरिओध जी। तो ठेठ हिंदी का ठाठ या इसी को कहें देववाला, ये उपन्यास और अधखिला फूल। ठीक है, ठेठ हिंदी के ठाठ की बात करें तो 1899, अधखिला फूल की बात करें तो 1907। ये जो उपन्यास हैं आपके, ये हरिओध जी के हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। आपको बताना है कि परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1882 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1883 ईस्वी और 1885 ईस्वी। इसमें जो आपका सही होगा ए विकल्प, 1882 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की इनमें कौन सी कहानी नहीं है। ममता, सुजान भगत, आपके सालवती और छाया। देखो, ममता भी जयशंकर प्रसाद जी की है, सालवती भी आपके जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। बात करें छाया तो इनका काव्य संग्रह ही है पहला, 1914 का। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके काव्य संग्रह हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो सुजान भगत इनकी नहीं है, किसकी है? तो प्रेमचंद जी की कहानी है। कौन सी? सुजान भगत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नया रास्ता कहानी के लेखक है। आपको बताना है कि नया रास्ता जो कहानी है वो किसकी है। राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद पहाड़ी, सत्यप्रकाश संगर, इस्मत चुगताई। आपकी जो नया रास्ता कहानी है ये राम प्रसाद पहाड़ी की है। अन्य कहानियों में देखेंगे आप तो बया का घोंसला, अधूरा चित्र, सड़क, सफ़र, ये किसकी है? राम प्रसाद पहाड़ी की। क्या? सड़क, सफ़र, ठीक है, अधूरा चित्र और बया का घोंसला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? आपको बताना है। स्वर्ग की झलक और अंधी गली, ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? उपेंद्र नाथ अश्क की, उदय शंकर भट्ट की, वृंदावन लाल वर्मा की या लक्ष्मी नारायण मिश्र की। अंधी गली और स्वर्ग की झलक, ये जो रचनाएं हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी की हैं। अगर बात कर ले स्वर्ग की झलक, अंधी गली, चरवाहे, कैद और उड़ान, तौलिए, जोंक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, आंधी भी जो है आंधी, इनकी भी एकांकी है। किनकी? उपेंद्र नाथ अश्क की। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आंधी अभी जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि आंधी जो काव्य संग्रह कहानी संग्रह है वो प्रसाद जी का भी है, इसलिए कोरिलेट हुआ, आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
आधे अधूरे नाटक का मूल विषय क्या है, आपको बताना है आधे अधूरे नाटक का मूल विषय क्या है। नौकरशाही, मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति, चुनावी दलीय राजनीति या सामुदायिक विलगाव। तो आधे अधूरे नाटक में क्या होता है कि मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति है। ठीक है, इसमें जो नायिका है वो हमेशा सावित्री जो है वो एक पूर्ण पुरुष की तलाश करती है, इसीलिए नाटक का नाम ही है आधी अधूरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1969 का नाटक है ये, नोट कर लीजिएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, आपको पता है बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के। ठीक है, आपके प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्र निकाला था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है। किसका है रसज्ञ रंजन निबंध संकलन। श्याम सुंदर दास जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का या बाबू गुलाब राय जी का। तो रसज्ञ रंजन जो आपका निबंध है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कला की सहायता से हम लोक के विश्वरूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, यह कथन किसने कहा है। कि कला की सहायता से हम लोक के विश्वरूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, कथन किसने कहा है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने, विजय देव नारायण शाही ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, विजेंद्र स्नातक ने। ये जो आपका कथन है ये कथन कहा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। आगामी आने वाली टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में इस तरह ही प्रश्न बनने वाले हैं, आप सभी तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो किस अपभ्रंश से हुई है। ब्राचड़ से, शौरसैनी से, अर्धमागधी से या मागधी से। तो पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो अर्धमागधी से हुई है। अगर आपको नहीं समझ में आई है अभी भी भाषा और बोलियां, तो आप भाषा विज्ञान वाली जो क्लासेज हमारी चैनल पे पढ़ी हुई हैं, बोर्ड क्लासेज, आप उनको देख सकते हैं। एक टॉपिक आपको क्लियर कराया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्याकरण के भी सारे टॉपिक लगभग करा ही दिए हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। चलिए अगला है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। आपको बताना है मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। अगर बात करें अवधी की तो यहाँ पे आपका लखनऊ, इलाहाबाद वाला क्षेत्र जाएगा। कन्नौजी की बात करेंगे तो फर्रुखा, पीलीभीत, हरदोई, इटावा इधर का क्षेत्र जाएगा, कानपुर साइड का। ब्रजभाषा की अगर आप बात करेंगे तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, बरेली, बदायूं ये क्षेत्र जाएगा। खड़ी बोली की आप बात करेंगे तो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, रामपुर, मुरादाबाद, देहरादून का भी कुछ भाग जो है आपका खड़ी बोली में आता है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है ए विकल्प आपका सही होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है। 252 वैष्णवन की जो वार्ता है इसकी भाषा क्या है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। 252 वैष्णवन की वार्ता जो है ये गोकुलनाथ की रचना है। गोकुलनाथ की रचना है और इसमें किसके शिष्यों का वर्णन है तो विट्ठलनाथ। ठीक है, तो इसकी भाषा क्या है आपको बतानी है, ब्रज भाषा है वो। हाँ, इसकी जो है ब्रज भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, कुछ नमूने खड़ी बोली के भी मिलते हैं लेकिन मुख्य जो है वो ब्रज भाषा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसूरी किस बोली के कवि हैं। आपको बताना है जो इसूरी जो गाते हैं वो किस बोली के लोक कवि हैं। आपको बताना है बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा, अवधी के जो लोग हैं, जो लोक कवि हैं, वो आपके जो है इसूरी गाते हैं। इसूरी फाग जो होता है उसको गाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में द्विगुण व्यंजन है। आपको बताना है इन चारों व्यंजनों में द्विगुण व्यंजन कौन सा है। डा,
ढा, ढा या हा। तो द्विगुण व्यंजन आपको पता है, यहाँ पे जो आपका सही विकल्प होगा डी विकल्प होगा। ठीक है, ये आपके द्विगुण व्यंजन हैं। आप कहेंगे कि मैम सी विकल्प भी हो सकता है, लेकिन सी विकल्प में अगर ये होता तब आप इसको सही मानते, बाकी आप इसको सही नहीं मानेंगे, नीचे नुकता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? आपको बताना है राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? आर्टिकल के अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 347। बात करेंगे राजभाषा आयोग के गठन की बात हो रही है तो अनुच्छेद 344 ए विकल्प आपका सही रहेगा। 345 में बात करें तो राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के संबंध में बात हो रही है। 346 की बात करेंगे तो एक राज्य दूसरे राज्य से जो कम्युनिकेशन करता है उसकी बात हो रही है। और 47 में जनसंख्या के आधार पर जो भाषा का उपबंध है उसके विषय में बात होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन निम्नलिखित में से किसने चलाया था? आपको बताना है कि स्वभाषा, खुद की भाषा, खुद का देश और खुद का धर्म, ये आंदोलन किसने चलाया था? राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो इसमें जो स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेश की जो भावना आंदोलन चलाया था, ये चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? भारतीय अंकों का मतलब है 1, 2, 3, 4 इनको, या भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, भारतीय मूल के अरबी के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, या उपर्युक्त सभी को। तो इसमें जो आर्टिकल 343 के अनुसार है वो है अंकों का रूप, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यानी कि बात करें तो 1, 2, 3 ये अंतर्राष्ट्रीय रहेगा, इसकी यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, कौन सी पद्धति है? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति या समाजशास्त्रीय पद्धति। तो कौन सी है? ए विकल्प, विधेयवादी पद्धति जो है सबसे विकसित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? विजेंद्र स्नातक ने, नलिन विलोचन शर्मा ने, नामवर सिंह ने या विनय मोहन ने। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का है। विजेंद्र स्नातक की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने लिखा है। नामवर सिंह की बात करें तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ इनकी रचना है। विनय मोहन की बात करें तो साहित्यावलोकन इनकी रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आरंभ वर्ष है। कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन वर्ष प्रकाशन आरंभ हुआ है वो कब हुआ है? 1865 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में या 1879 ईस्वी में। इसमें जो आपका सही रहेगा वो रहेगा 1868 ईस्वी में। कवि वचन सुधा का, कवि वचन सुधा किसकी थी? तो हरिश्चंद्र जी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका थी। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। स्कोर हर कोई अपना शेयर कीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? आपको बताना है कि शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में जो कालों का नामकरण का आधार रहा है वो क्या है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। आपको जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया था तब हमने क्लियर किया था कि शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का जो आधार लिया है वो युग प्रवृत्ति लिया है, जो आपका सही है। वीर गाथा काल किया है तो प्रवृत्ति के आधार पर कहा है। भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये सब उस समय के जो प्रवृत्तियाँ थी रचनाओं की, उनके आधार पर इन्होंने लिया है। ठीक है, तो आज के जो प्रश्न है वो यहीं तक है। आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपके 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं, प्रश्नों का स्तर कैसा है और कठिन करना है क्या। 956880
2463 पे आप कॉल करके अगर किसी को TCT या PGT का बैच ज्वाइन करना है, क्योंकि आगामी आने वाली परीक्षाओं का आगाज़ हो चुका है, या 50 प्रैक्टिस सेट आपको लेने हैं और प्रैक्टिस सेट आपके बहुत नवीन हैं, इतनी मेहनत के साथ में बनाए गए हैं कि हर बच्चा फ़ोन करता है। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं, TGT PGT का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 9568802463 पे कॉल करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं भी भटकते रहिए, यहाँ पे मूल किताबों से और संक्षिप्तीकरण में विस्तृत तथ्य जो है आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी की क्लास आपकी यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। आप स्कोर ज़रूर शेयर कीजिए। क्लास में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।